नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। यूक्रेन जंग में बुरी तरह फंस चुका है। अमेरिका और नेटो से नए घातक हथियार अभी तक यूक्रेन को नहीं मिल पाए हैं, लेकिन इधर पुतिन का रूस यूक्रेन की जमीन को रौंदते हुए कब्जा करना सभी के सामने है। हालांकि इस बीच खबर यह आ रही है कि जेलेंस्की ने यूक्रेन की तरफ से आखिरी दांव खेल दिया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि 10,000 किलोमीटर के इलाके में यूक्रेनी सेना रूसी सेना को रोकने की कोशिश कर रही है। कुछ लोग जेलेंस्की के इस कदम को सुसाइड मिशन तक कहने लगे हैं। Ура! दस 10,000 किलोमीटर में रूस की कब्र। 800 से ज्यादा दिनों की जंग के बाद भी यूक्रेन रूस को हरा नहीं पाया है। 800 दिन के बाद भी यूक्रेन रूस के कब्जे से अपनी जमीन छुड़ा नहीं पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ 800 दिन बाद रूस ने यूक्रेन के 1,19,000 किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। भले ही यूक्रेन दावा करे कि उसने 5 लाख के करीब रूसी सैनिकों को मार डाला है, लेकिन हकीकत में रूस जमीन पर यूक्रेन और 32 देशों से बने नेटो पर बहुत भारी पड़ रहा है। इस वक्त यूक्रेन रूस से जंग जीतने के लिए नहीं लड़ रहा है, बल्कि खुद को बचाने के लिए रूस से मुकाबला करने की कोशिश में लगा है। यूक्रेन के खार्किव और अवदीविका पर रूस ने वैसे भी अपना कंट्रोल बना लिया है, लेकिन इधर अमेरिका और नेटो से आने वाले हथियारों का इंतजार कर रहे राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ आखिरी दांव भी खेल दिया है। रूस के खिलाफ यूक्रेन का ऑपरेशन बॉर्डर। यूक्रेन के दावों के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के साथ अलग अलग छोटे और बड़े बॉर्डर पर अपनी पूरी फौजी ताकत को लगाना शुरू कर दिया है। खबर के मुताबिक अगर कुल बॉर्डर की लंबाई, चौड़ाई और वर्ग किलोमीटर में जोड़ा जाए तो यूक्रेन ने 10,000 किलोमीटर इलाके में किलेबंदी करना शुरू कर दी है। रूस की सेना अभी बिना रोक टोक के यूक्रेन के बॉर्डर को रौंदते हुए आगे बढ़ रही है, लेकिन अब यूक्रेन ने 10,000 किलोमीटर के बॉर्डर पर टैंक ब्रिगेड, बंकर और रॉकेट फोर्स के जरिए बॉर्डर पर रूसी सेना के लिए मौत का बॉर्डर तैयार कर दिया है। यूक्रेन का दावा है कि ऐसा करने में एक ही दिन में रूस के 1500 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। РЕП, дрони, наша ракетна програма, наша протидія російським керованим авіабомбам. Складна тематика, і якщо по РЕП, по дронах, по ракетній програмі ми бачимо хороші тенденції, то із протидією російським бомбам ще треба дуже багато зробити. यूक्रेन भले ही इस हमले पर इतरा रहा हो, लेकिन हकीकत में यूक्रेनी सेना रूस के सामने टिक नहीं पा रही है। पिछले 72 घंटे में भीषण हमलों से पुतिन ने जेलेंस्की को दिखा दिया है कि यूक्रेन को अमेरिका और नेटो के 32 देश मिलकर भी बचा नहीं पाएंगे। पिछले 72 घंटे में रूसी सेना ने दिखा दिया है कि वो अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और रॉकेटों को कैसे तबाह कर सकता है। रूस यूक्रेन पर अब निर्णायक जीत की तरफ बढ़ चुका है। पिछले 800 से ज्यादा दिनों से चल रही रूस यूक्रेन जंग का नतीजा अगर एक लाइन में पूछा जाए क्या रहा, तो साफ कहा जा सकता है यूक्रेन कागजों में जीत रहा है और रूस जमीन पर। Что касается того, что происходит на Харьковском направлении, это тоже их вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Ну, там же гражданские люди гибнут. Все же очевидно, стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. जमीन पर रूसी हमलों ने यूक्रेन के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। 5वीं बार रूस का राष्ट्रपति बनने के बाद से अचानक रूस के हमले यूक्रेन पर 5 गुना तेजी से हो रहे हैं। जानकारों के मुताबिक 24 फरवरी 2022 के बाद से पहली बार रूस ने इतने भीषण हमले किए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की तक मान चुके हैं कि इस वक्त खार्किव में रूस के हमले चारों तरफ से हो रहे हैं।
रूस के फाइटर जेट और ड्रोन यूक्रेन में घुसकर हमले कर रहे हैं। जमीन पर टैंक, पैदल सेना, तोपखाना और रूसी रॉकेट आर्मी ने यूक्रेनी सैनिकों की कमर तोड़कर रख दी है। हैरानी की बात तो ये है कि पिछले 48 घंटे में रूस ने समंदर से मौजूद अपनी पनडुब्बी से बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे RSM-56 के नाम से भी जाना जाता है, उससे भीषण हमले किए हैं। हम आपको बताएंगे कि रूस ने खार्किव में कितने इलाके पर कब्जा कर लिया है, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पुतिन ने अपनी बुलावा मिसाइल को कितनी दूरी से यूक्रेन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया है। रूसी मीडिया के दावों के मुताबिक बुलावा यानी RSM-56 एक ICBM है, जिसे पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया है। दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना ने पूर्वी कामचटका प्रायद्वीप पर हजारों किलोमीटर दूर यूक्रेन पर बुलावा मिसाइल से हमला किया है। लगभग 5600 किलोमीटर दूर से रूसी पनडुब्बी ने एक के बाद एक कई बुलावा मिसाइलें दागी, जिन्होंने यूक्रेन के खार्किव में भारी तबाही मचाई है। ज़ेलेंस्की रूस की बुलावा मिसाइल के हमले से बुरी तरह से घबरा गए हैं। पिछले 24 घंटे से रूसी सेना इसी तरह से यूक्रेन के 5 इलाकों में भीषण हमले कर रही है। हालात ये हो गए हैं कि यूक्रेन के डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, सुमय, डॉनबास इलाके में रूसी सेना ने जमीन और आसमान से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। आग बरसाते रॉकेट, कोहराम मचाती तोप के गोले, खार्किव में धड़धड़ाते रूसी टैंक ने यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ा दिए हैं। ये तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि रूस कितने भीषण हमले पिछले 24 घंटे से यूक्रेन के 5 इलाकों में कर रहा है। जरा इस वीडियो को भी देखिए। रूस के भीषण हमले के बाद तबाह खार्किव के रिहायशी इलाके रूसी आग में जल रहे हैं। हालात ये हैं कि यहाँ यूक्रेन के लोग तेजी से इलाके खाली कर रहे हैं। इस वक्त यूक्रेनी सेना जंग लड़ने से ज्यादा अपने लोगों को बचाने में जुटी है। बसें भर भर कर लोगों को रूसी हमलों से बचाया जा रहा है। Мы же заберем его оттуда, вместе с вами. Я лежала на диване, якраз надо мною потом. Особливо ці 2 дня такі день ніч страшно, що робиться. Хай Бог милує і країну. Лежиш і думаєш, чи вб'ють час, чи через час. हारते यूक्रेन ने भी रूस पर कुछ ऐसे हमले किए हैं जिसकी कल्पना रूस ने कभी नहीं की थी। अमेरिका ने यूक्रेन को बेहद लंबी दूरी तक मार करने वाली ऐसी मिसाइलें दी हैं जो पिछले 24 घंटे में रूस के लिए यमराज बन चुकी हैं। यूक्रेन ने रूस के कब्जे में मौजूद क्राइमिया पर लंबी दूरी वाली 8 ATACMS मिसाइलों से हमला किया है। क्राइमिया में हुए यूक्रेन के इस हमले में रूस का स्पेस रेडार स्टेशन तबाह हो गया है। यूक्रेनी समर्थकों ने दावा किया है कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम 8 ATACMS मिसाइलों को रोक नहीं पाया, जिसकी वजह से रूस के स्पेस रेडार स्टेशन में मौजूद दर्जनों रूसी सैनिक मारे गए हैं। 2014 से यूक्रेन के क्राइमिया पर रूस का कब्जा है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि रूस पर यूक्रेन ने अमेरिका की ATACMS के जरिए घातक और भीषण हमला किया है। कुल मिलाकर यूक्रेन अब जंग के उस दौर में पहुंच चुका है जहां या तो यूक्रेन जीतेगा या फिर रूस पूरे यूक्रेन को तबाह कर देगा। अड़तालीस घंटे में तीसरा युद्ध, बहुत बड़ा सवाल ये क्यों खड़ा हो रहा है। दरअसल चीन ताइवान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर है। दोनों देश युद्धाभ्यास कर रहे हैं। चीन ने अपने लड़ाकू विमान हवा में उड़ाकर इरादा साफ साफ जाहिर कर दिया, तो ताइवान ने भी अपने घातक हथियारों का प्रदर्शन किया। और इस बीच ताइवान वाली अमेरिकी फौज सुपर एक्टिव मोड में आ चुकी है।
सवाल यह है कि क्या रूस, यूक्रेन, हमास, इजराइल के बाद अब चीन ताइवान युद्ध छिड़ने जा रहा है? चीन ने तोड़ी सीमा रेखा, ताइवान ने भी ठोका ताल। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ताइवान तैयार। ड्रैगन की घेराबंदी के खिलाफ ताइवान की ड्रिल। युद्ध का एक और मोर्चा तैयार। ये तस्वीरें बहुत भयावह हैं। चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। रूस, यूक्रेन, फिलिस्तीन, इजराइल और अब क्या ताइवान चीन युद्ध छिड़ने वाला है? दुनिया भयभीत है क्योंकि चीन की विस्तारवादी आकांक्षाएं फिर उफान पर हैं। पहले आपको चीन का ताइवान के खिलाफ खड़ा किया गया मोर्चा दिखाते हैं, उसके बाद दिखाएंगे ताइवान ने भी कैसे भयंकर युद्ध की प्रतिज्ञा ली है। चीन ने ताइवान के चारों तरफ युद्धाभ्यास के नाम पर 40 फाइटर जेट उड़ाए। इनमें से 35 ने ताइवान की खाड़ी में मौजूद मीडियन लाइन को पार किया। इसके अलावा चीन की नौसेना ने 19 जंगी जहाज और कोस्ट गार्ड के साथ युद्धपोत ताइवान के चारों तरफ तैनात किए। 只要党中央、中央军委和习主席一声令下，我们随时做好战斗准备，坚决消灭一切台独分裂势力。 ताइवान के खिलाफ चीन पहली बार आक्रामक नहीं हुआ है, बल्कि चीन ताइवान को हड़पने के लिए हमेशा से ही तैयारी रखता है। रूस यूक्रेन युद्ध भड़कने के बाद भी चीन ने ताइवान पर चढ़ाई की तस्वीरें दुनिया को दिखाई थी, लेकिन तब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग घरेलू फ्रंट पर फंसे हुए थे। वो मामला अब क्लियर हो चुका है। इधर ताइवान में नए राष्ट्रपति ने शपथ ली है। नए राष्ट्रपति चीन के धुर विरोधी रहे हैं, लिहाजा चीन फिर आंखें लाल कर रहा है। चीन के फाइटर जेट फिर से हवा में कलाबाजियां दिखाने लगे हैं। युद्धपोत फिर से ताइवान की खाड़ी को दहलाने लगे हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी बस बीजिंग से राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ऑर्डर के आने का इंतजार कर रहा है।此次行动打的是台独嚣张气焰，射的是外部势力干涉介入，完全合理合法、正当必要。台湾地区领导人上任就严重挑战一个中国原则，赤裸裸贩卖两国论。 चीन ने ताइवान को कभी भी खुद से अलग नहीं देखा, लेकिन तथ्य ये भी है कि ताइवान पर सीधा हमला करने की हिम्मत भी अब तक नहीं दिखा पाया है। और इसका कारण ये है कि चीन ग्रे वॉर जोन वॉरफेयर स्ट्रेटजी के तहत काम कर रहा है। ग्रे जोन वॉरफेयर से मतलब है दुश्मन के खिलाफ एक्शन लेते दिखना, लेकिन साथ ही इसका खास ख्याल रखना कि लाइन क्रॉस ना हो। मतलब दुश्मन युद्ध से डरता रहे लेकिन युद्ध की नौबत ना आए। शी जिनपिंग के सामने तस्वीर साफ है कि ताइवान में चीन का झंडा फहराना है, लिहाजा शक की कोई गुंजाइश नहीं दिखती कि ताइवान को चीन बख्शने वाला है। लेकिन दिक्कत यह है कि चीन के सामने छोटा ताइवान भर नहीं है। चीन के सामने ताइवान के साथ खड़ा है अमेरिका। चीन अमेरिका से सीधी जंग नहीं चाहता, लिहाजा रणनीति बदलता रहता है और बार बार धमकी देता है कि ताइवान में खून की भी नदियां बहानी पड़े तो वो रुकने वाला नहीं है। 台湾是中国的台湾，怎么解决台湾问题是14亿多中国人民自己的事。
中国人民解放军以实际行动捍卫国家主权和领土完整。台独挑衅一次，我们的反制就推进一步，直至实现祖国完全统一。 चीन बहुत बड़ा देश है। ताइवान की तुलना में उसके पास संसाधन कई गुना ज्यादा हैं। उसके पास आर्मी की शक्ति ज्यादा है, हथियार ज्यादा है, लेकिन ताइवान छोटा ही सही, ताइवान के पास ताकत कम ही सही, ताइवान के लोगों के पास अपने देश के लिए लड़ने का मादा बहुत ज्यादा है। लेकिन ये सब कैसे? इसे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि ताइवान भी चीन के खिलाफ किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ताइवान में मौजूद अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं। और इतना ही नहीं, ताइवान ने भी बचाव के लिए तटों के पास अपनी सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल HF-3 तैनात कर दी है। अपने कोस्ट गार्ड को समंदर में चीन को करारा जवाब देने के लिए तैनात कर दिया है। इसके अलावा ताइवान की सेना ने स्विंग फैंग 3 एंटी शिप मिसाइलों को तटों के पास तैनात कर दिया है। ये खास तरह के एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जो दुश्मन के जहाजों, मिसाइलों, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर को आसमान में ही मार गिरा सकते हैं। ताइवान ने स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर स्विंग फैंग 3 यानी कि HF-3 सुपरसोनिक मिसाइलों को तैनात किया है। इन्हें ब्रेव विंड 3 भी बुलाते हैं। ये मीडियम रेंज की सुपरसोनिक मिसाइल हैं। खास तौर से जमीन और पानी पर चल रहे टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए ताइवान इसका इस्तेमाल करता है। अब तक ताइवान ने करीब 250 से ज्यादा मिसाइलें बनाई है। इस मिसाइल का वजन 1400 से 1500 किलोग्राम तक होता है। 20 फीट लंबी मिसाइल का व्यास 18 इंच होता है। इसमें 225 किलोग्राम का वॉरहेड लाया जाता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। ताइवान के पास ऐसे कई हथियार हैं जिसके बूते वो चीन को बहुत दिनों तक, ना सही कुछ दिनों तक तो रोक सकता है। साथ ही अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। ताइवान और अमेरिका का एक साथ होना चीन के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी करता है, लेकिन इतना भी नहीं कि इससे चीन रुक जाए। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने ताइवान द्वीप के चारों ओर चीनी सैन्य अभ्यास को गंभीर चेतावनी बताया है। उन्होंने कहा कि चीन जब ताइवान को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेगा तो ताइवान की स्वतंत्रता की मांग करने वालों के सिर तोड़ दिए जाएंगे। आशंका ये जताई जा रही है कि जून की शुरुआत में चीन ताइवान में घुसपैठ कर सकता है, लेकिन ऐसी आशंका पिछली बार भी जताई जा रही थी। लेकिन चीन पर भरोसा करने का मतलब है धोखा, और ताइवान रत्ती भर भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा उसने लड़ाकू विमान, युद्धपोत और मिसाइलें भी हवा में लहरा दी हैं। युद्ध होगा तो भयंकर, और विनाश सिर्फ छोटे से ताइवान को नहीं भुगतना होगा, बल्कि चीन का भी बड़ा नुकसान होगा। इजराइल को डराने वाली बहुत बड़ी खबर सामने आई। अमेरिका से यह बात पक्की हो चुकी है कि हमास के आगे इजराइल फेल हो गया, और अगर उसे गाजा में हमास को खत्म करना है, हमास का खात्मा करना है, तो अगले 3 साल तक उसे इसी तरह खौफनाक बमबारी करनी पड़ेगी। इस बात ने नेतन्याहू को बुरी तरह से फंसा भी दिया। हमास पर आई एक रिपोर्ट ने इजराइल को डरा दिया है। हमास की ताकत कितनी बची है, इस रिपोर्ट ने नेतन्याहू को परेशान कर दिया है। अमेरिका के पॉलिटिको अखबार ने हमास को लेकर एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से मिली जानकारी पर बताया गया है कि 8 महीने के युद्ध में इजराइल अब तक हमास के सिर्फ 30% लड़ाके ही मार पाया है। यानी रिपोर्ट में पहली बड़ी खबर यह है कि 70% हमास अभी भी बाकी है। 70% मतलब 2/3 हमास अब भी इजराइल से टक्कर ले रहा है। रिपोर्ट में दूसरी बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने गाजा में हमास की सिर्फ 35% सुरंगों को तबाह किया है। यानी गाजा में हमास की 65% सुरंग अभी भी एक्टिव है। यानी 2/3 सुरंगों का इजराइल अब तक पता नहीं लगा पाया है। इस खबर से इजराइल में ऐसा पॉलिटिकल तहलका मचा है कि सब बेन्यामिन नेतन्याहू से पूछ रहे हैं कि क्या इजराइल हमास के खिलाफ युद्ध हार रहा है। नेतन्याहू बहुत बेचैन है, नेतन्याहू बहुत टेंशन में है।
क्योंकि रिपोर्ट के साथ अब हमास के नए नए खतरनाक वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। ये वीडियो बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में इजराइल की ताकतवर सेना की पोल खुलती नजर आ रही है। ये गाजा के रफ़ा का इलाका है। अचानक एक गड्ढे से हमास के लड़ाके बाहर निकलते हैं। उनके हाथों में टैंक उड़ाने वाली माइन है। ऊपर इजराइल के टैंक खड़े हैं और ये है हमास की एक एंटी टैंक माइन, जो चुंबक के जरिए टैंक से चिपक जाती है। एक एंटी टैंक माइन और पड़ी है। अब इनका टारगेट है सामने खड़े इजराइल के मरकावा टैंक। हमास के 2 लड़ाके ये एंटी टैंक माइन उठाकर इजरायली टैंक के करीब ले जाते हैं। पहली माइन मरकावा के पिछले हिस्से की तरफ फिट करने के दौरान एक इजरायली सैनिक भी दिखाई देता है, जो पूरी तरह बेखबर है। माइन को दोनों टैंक के पिछले दरवाजे के सामने रखकर हमास के दोनों लड़ाके वापस भाग जाते हैं। वापस सुरंग में उतरते वक्त एक और लड़ाका इजराइल के टैंक को आरपीजी से टारगेट बनाता है। बड़े धमाके होते हैं और फिर इजराइल के हेलीकॉप्टर मंडराने लगते हैं। गाजा की हर इमारत तबाह कर दी गई। गाजा के इंच इंच पर बम गिराए गए और लगातार गिराए जा रहे हैं। We stand with Israel to take out Sinwar and the rest of the butchers of Hamas. We want Hamas defeated. We'll work with Israel to make that happen. And consistent with Jewish values and compassion, kindness and dignity and human life. Our dumb as a rock president, who's destroying our country with the borders and destroying our country with the worst economy, worst inflation, who allowed Russia to go in to attack Ukraine, who allowed Israel to be attacked, and now he's not even helping Israel. And Jewish people that go for Biden and the Democrats, they should have their head examined.